इसी विषय के अगली कड़ी में मैं निमंत्रित करने जा रहा हूँ माननीय मूल निवासी डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर, जो प्रोफेसर है दिल्ली विश्वविद्यालय में। आप आइए सर और इस विषय के ऊपर अपने विचार प्रकट करिए। शुक्रिया। इस सत्र का संचालन कर रहे सुनील जी, सम्मानित मंच और इस सभागार में उपस्थित आप सभी सम्मानित लोगों को मेरी ओर से इनकलाबी सलाम है। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है। आज मैं पहली बार दक्षिण भारत की तरफ आया हूं और मजबूरी इसकी ये है कि मुझे हिंदी ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अंग्रेजी उतने अच्छे से नहीं आती। लेकिन जैसा कि इस पूरे आयोजन में मैं देख पा रहा हूं, यहां इस परिसर में एक मिनी इंडिया बस रहा है, इसलिए यहां भाषा का कोई बैरियर नहीं। जिस वक्त हम दक्षिण भारत के इस कोने में अपने दो वैचारिक पुरखों की छत्र छाया में सामाजिक न्याय, समता, बंधुत्व के विचार पर आधारित भारत के संविधान के मूल्यों पर आधारित एक आयोजन में शामिल हैं, उसी दौर में इस देश के उत्तरी हिस्से में हरिद्वार में एक धार्मिक संसद आयोजित की जाती है, जहां नारा लगाया जाता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो लोगों का नरसंहार भी करेंगे। मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे मंच पर खड़ा हूं जिस मंच और जिस नाम के भीतर वो ताकत है कि इस तरह घोर संविधान विरोधी लोगों को जवाब दे सकते हैं और बाबा साहब और बिरसा फुले अंबेडकर के सपनों का भारत बना सकते हैं। इसलिए मैं गौरवान्वित हूं कि मैं ऐसे मंच पर खड़ा हूं। जिस दौर में लाल किले से लेकर संसद के भीतर तक झूठ बोला जा रहा हो, इस देश के नौजवानों की पीढ़ी को हिंसा, नफरत और अत्याचार में लिप्त कराया जा रहा हो, उस दौर में बामसेफ एक ऐसे संगठन का नाम है जिसे मैं विकल्प के तौर पर देखता हूं कि वह आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की चिंता कर रहा है। और यह बात मैं आपके इस अधिवेशन के इस पत्र के आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि इसकी चिंता आज के दौर में, इसकी भूमिका में ये लिखा है कि 48 वर्षों से यह संगठन लगातार काम कर रहा है और इसका 38वां वार्षिक अधिवेशन आज यहां पर मनाया जा रहा है। शुरुआत आज इसकी हुई है और इस पूरे आयोजन में जो चिंताएं हैं वो जाति जनगणना की चिंता है, फूले अंबेडकरवादी आंदोलन की सुधारात्मक रणनीतियां क्या होंगी इसकी चिंता है, द्रविड़ सभ्यता जो ब्राह्मणवादी ताकतों के सामने एक वैचारिक चुनौती है उसका सवाल है, और आखिर में आकर के सांप्रदायिकता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करने का सवाल है। मैं कोट कर रहा हूं मूल निवासी D.K. खापर्डे साहब के एक वाक्य को, जो आपके ही फोल्डर में लिखा हुआ है कि सामाजिक ध्रुवीकरण सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की असली काट है। आज इस अधिवेशन में जो राजमंदिर में हो रहा है, मैं अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक उद्घाटन वक्तव्य सुन रहा था, तो वो उसमें एक्सप्लेन कर रहे थे
कि यह जो जगह है वो राजा महेंद्र वरम से जुड़ी हुई है, बुद्धिस्ट परंपरा से जुड़ी हुई है, और वह परंपरा जिसने दुनिया को सत्य, अहिंसा, शांति व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया। हम उस विचारधारा से जुड़े हैं जो पूरी दुनिया में मोहब्बत का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमारे सामने चुनौती है कि नफरत जीतती है कि मोहब्बत जीतती है। इस अधिवेशन से जब घर लौटिएगा तो ये संकल्प लेके जाइएगा कि हमें नफरतों को हराना है और तथागत बुद्ध की मोहब्बत को जिंदा करना है। मैं एक दो सुझाव देकर अपने विषय पर अपनी बात रखूंगा। मुझे जहां तक याद आ रहा है, देखिए, हम लोग वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जैसे एक छोटे से जिले में जब गाय भैंस चराया करते थे, चरवाहा तबके में जन्म हुआ, तो हमें पता ही नहीं था कि कभी हम पढ़ लिख करके इस काबिल होंगे कि बामसेब जैसे मंच पर हमें बुलाया जाएगा। आज अगर हम इस काबिल हैं तो मैं उसका श्रेय भारत के संविधान और मंडल कमीशन को देना चाहता हूं। अगर वो नहीं होता तो जाने कितने लोग, उनके ख्वाब कुचल दिए गए, वो यहां तक नहीं पहुंच पाए। मगर उस सब के बाद हम यहां इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास, हमने पढ़ लिख करके ये समझा कि यह देश है क्या, इस देश को बनाने वाले लोग कौन थे। वो विरासत हमारे पास एक थी जो तथागत बुद्ध से, कबीर, रैदास, नानक, पलटू, दादू, भीखा साहब से होती हुई महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, छत्रपति शाहू जी महाराज, ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और उन सब से होती हुई आज जब बामसेब के रूप में मैं अपने इतिहास को पढ़ता हूं तो वो एक ऐसा संगठन था जिसने बैकवर्ड यानी SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के रूप में एक ऐसी जगह जमाई थी। अभी कुछ साथियों से बात हो रही थी, बाबा साहब अपने जीवन के आखिरी वक्त में परेशान थे कि उन्हें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और आजादी के बाद तो बाबा साहब को दफन कर दिया गया। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और एक बात इस मंच पे कहना चाहता हूं। वो बात यह है कि जब भारत का संविधान लागू हो गया, एक नया भारत बनाए जाने की शुरुआत हो गई, तो उस भारत की तो जिम्मेदारी ये थी कि जिनका हक आपने सदियों से छीना था उन्हें मिलाकर के एक राष्ट्र बनाते, और उनके नायक को आपने जमीन में दफन कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर की किताबें किसी लाइब्रेरी में नहीं, उनका समग्र प्रकाशन नहीं छपा था, उनकी किताबें दफन कर दी गई, उनको किसी को पढ़ने नहीं दिया गया। उनको भारत रत्न कब मिला आप सब जानते हैं। इसलिए 1980, 70, 80 के दशक में एक ऐसा नायक पैदा होता है जो डॉक्टर अंबेडकर को किताबों से निकालकर जमीन पर खड़ा करता है, और वो बामसेब जैसे संगठन की एक बुनियाद रचता है जिसकी वजह से आज हम यहां हैं, मान्यवर कांशीराम। और उस विरासत से जुड़ करके बस एक छोटा सा सुझाव कि जब इसमें माइनॉरिटी है तो तमाम वैचारिक पुरोधाओं की, प्रतीकों की तस्वीरें हैं। मुझे लगता है कि पसमानदा आवाजों को भी हमें इसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि इस देश में दलित और पिछड़ी जातियां, जो हमारे लोग थे जो कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन गए, वो भी आज हमारे साथ लड़ाई में शामिल है। और एक बात आज कहने की जरूरत है कि इस हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता में जो लोग सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं दोनों तरफ से, वो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं। एक ब्रेन समझिए ऐसा ब्राह्मणवादी ताकतों का है कि वो अपने पीछे खड़ा है, इस देश में सत्ता संसाधनों पर कब्जा किए हुए है, और दूसरे लोगों को, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को दंगा में आगे भेजे हुए है कि मंदिर बनाने की लड़ाई होगी तो तुम आगे आगे जाओ, मुसलमानों को मारना हो तो तुम आगे आगे जाओ। तो वो लोग जो आपके वैचारिक साथी हैं उनको भी शामिल करिए। अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी, जिन्होंने भारत में जब बंटवारे की लड़ाई चल रही थी, मुस्लिम लीग घर घर जाकर कह रहा था, 1931 की जनगणना हो रही थी और वो कह रहा था कि अपने कॉलम में धर्म लिखवाना। अब्दुल कयूम अंसारी और मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोग उत्तर भारत के इलाकों में घूम घूम करके कह रहे थे, आप अपनी धर्म नहीं जाति लिखवाइएगा, क्योंकि आपकी असली पहचान जाति से है। 1931 की लड़ाई 2021 में भी अभी अधूरी, इसलिए हमें उन पसमानदा आवाजों को भी इसमें शामिल रखना चाहिए। अब मैं अपने मूल विषय पर आता हूं, और जो जाति जनगणना से जुड़ा हुआ विषय है, इसमें एक वाक्य लिखा गया है कि ओबीसी की जनगणना। मैं एक बात यहां कह करके फिर निजीकरण पे आ रहा हूं, क्योंकि मेरा विषय है निजीकरण और राष्ट्रीयकरण। जाति जनगणना का सवाल केवल ओबीसी का नहीं है,
यह बात सच है कि इस देश में दलितों और आदिवासियों की गिनती होती है और 1931 के बाद से तो जाति जनगणना हुई नहीं। तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर इस देश में किसी तबके का हुआ है तो वो ओबीसी का हुआ है। और दिलचस्प यह है कि मैं खुद चूंकि उसी तबके से आता हूं तो थोड़ा बेबाकी से कह सकता हूं कि जिसका नुकसान हुआ है उसे ही पता नहीं कि उसका क्या क्या नुकसान हुआ है, वो हिंदू बना फिर रहा है। तो मंडल कमीशन यानी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 340 अगर भारत के संविधान में न होता, कल जिस महान शख्सियत की स्मृति दिवस था, इसी दक्षिण भारत की एक महान शख्सियत ईवी रामासामी नायकर पेरियार, उनके आंदोलन और उनके दबाव के चलते अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया, 16(4) जोड़ा गया। इन सब के मिलने से एक बना था कि हम ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग की भी गिनती करेंगे, और उसमें गिनती हुई नहीं फिर, और उस पर बात पिछले सत्र में हो चुकी है। मैं एक तथ्य को जोड़कर अपने विषय पर आ रहा हूं। वो विषय यह है कि जो गिनती नहीं हुई तो मंडल कमीशन ने 31 की जनगणना और इनको लेकर के 52% आबादी बताई और 52% को आरक्षण मिला 27%। और आज जब मैं यहां खड़े होकर के निजीकरण और राष्ट्रीयकरण पर बात रखने जा रहा हूं तो कोट करना चाहता हूं कि मनुस्मृति क्यों जलाई थी आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि मनुस्मृति के आधार पर यह तय कर दिया गया था कि इस देश में कौन पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा, कौन आगे बढ़ेगा कौन नहीं बढ़ेगा। इसलिए उस किताब को बाबा साहब ने जलाया। उनको जब मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृति लिखी जिसमें महिला भी गुलाम है, दलित भी गुलाम है, पिछड़ा भी गुलाम है, आदिवासी भी गुलाम है। और जब हमारे पुरखे को मौका मिला तो उन्होंने सबको बराबर का हक लिख दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबको बराबर का हक लिखा है। और उन्हीं ने एक चिंता जाहिर की थी कि इस राष्ट्र में अगर स्टेट मजबूत नहीं होगा तो जिसकी जेब में पैसा नहीं है, जिसको सदियों से वंचित रखा गया, जिसको शिक्षा नहीं मिली, जिसके पुश्तैनी पेशे धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं, वह अगर निजीकरण की ओर चला जाएगा, राज्य अपनी जिम्मेदारी कम कर लेगा, तो फिर तो यह देश विषमता के दौर में चला जाएगा। इसीलिए उन्होंने 26 नवंबर 1949 को अपने आखिरी संविधान सभा की बैठक में यह चिंता जाहिर की थी कि हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, मगर जब तक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं होगी, राजनीतिक बराबरी कभी हासिल नहीं की जा सकती। और मैं फिर से उस चिंता में शामिल कर रहा हूं आपके ही फोल्डर में लिखा हुआ वो कोटेशन। बाबा साहब कैसा भारत चाहते थे? राज्य और अल्पसंख्यक जो किताब उनकी है, वॉल्यूम 1 के 10वें भाग में पेज नंबर 408 आपकी दस्तावेज में लिखा हुआ है, भारत के तीव्र औद्योगिकरण के लिए राज्य समाजवाद आवश्यक है। निजी उद्यम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो यह धन की उन असमानताओं को पैदा करेगा जो निजी पूंजीवाद ने यूरोप में पैदा किए हैं और जो भारतीयों के लिए एक चेतावनी होगी। बाबा साहब ने जैसे एक साफ चेतावनी दी थी ना कि अगर हिंदू राष्ट्र भारत में बना तो वह सबसे बड़ा खतरा होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र समानता विरोधी है, न्याय विरोधी है, संविधान विरोधी है। इसलिए हर कीमत पर हिंदू राष्ट्र को बनने से रोकना होगा। यह बाबा साहब ने साफ तौर पर लिखा है। आज वो लोग बहस चला रहे हैं गांधी बनाम गोडसे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, एक वैचारिक मंच है ये। लेकिन आप सोचिए कि अगर भारत केवल गांधी बनाम गोडसे की बहस में होगा तो बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार कहां जाएंगे जिसका तुम लोग नाम ही नहीं लेते। यह वैचारिक साजिश हमारे साथ की जा रही है। एक तरफ खड़ा किया जा रहा है गोडसे को, एक तरफ गांधी को। गांधी और गोडसे की लड़ाई होगी तो हम गोडसे के साथ नहीं खड़े होंगे, लेकिन गांधी और अंबेडकर की बात होगी तो हम बाबा साहब अंबेडकर के साथ खड़े, हम पेरियार के साथ खड़े, हम डॉक्टर लोहिया के साथ खड़े। और तब इस बात को कोट करके अपनी बात 2-3 पॉइंट में ही केवल रखूंगा कि वो जो चिंता बाबा साहब के जहन में थी, वो चिंता उनके अपने गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले की भी चिंता थी। बाबा साहब ने अपने 3 गुरु बनाए, और इस देश में आज जाति के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोग बाबा साहब को केवल दलितों का नेता कहते हैं। मैं तो कह रहा हूं बाबा साहब के पहले गुरु तथागत बुद्ध थे, वो दलित नहीं थे। दूसरे गुरु कबीर साहब थे, वो भी दलित नहीं थे।
और तीसरे गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले, वो भी दलित नहीं थे। और इस देश में हम डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का नेता, और जो लोग जिस माली समाज से ज्योतिबा फूले आते थे, उस माली समाज के घर में आज ज्योतिबा फूले की तस्वीर नहीं है। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर चरवाहा जाति से आते थे, हम सब चरवाहे जाति से हैं, हमारी पीढ़ी के लोग, और वो हिंदू बने घूम रहे क्योंकि वैचारिक ट्रेनिंग नहीं हुई। और जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर को, फूले को, पेरियार को पढ़ते तो एक कोटेशन मिलता, मैं वहां से ये बात कह रहा हूं। 1882 का वक्त था, हंटर कमीशन के सामने ज्योतिबा फूले पेश होते हैं, और वो जब जाते हैं तो वो किसान का एक फटा पुराना सा कपड़ा पहनकर जाते हैं, तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया जाता है कि तुम कहां से आ रहे हो। वो कहते हैं कि मैं आमंत्रित हूं। तो उसके बाद जो आयोजक होते हैं वो दौड़ के आते हैं, कहते हैं अरे आप फूले साहब, आप ऐसे क्यों चले आए। तो वो कहे चलो अंदर बताऊंगा। और जो ड्यूक, कनाट के ड्यूक आए हुए थे, उनके सामने जब कहा जाता है कि महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले अपनी बात रखेंगे, तो वो एक बात कहते हैं कि मैं ऐसा कपड़ा इसलिए पहन के आया हूं, ये फटा पुराना कपड़ा, ये फटा हुआ कंबल, क्योंकि इस देश में किसान, मजदूर, वंचित, शोषित लोग किस तरह जीवन जीते हैं, ये पूरा कपड़ा पहने हुए भरे पेट वाले आपको कभी नहीं बताएंगे। इस देश में किसान कैसा जीवन जी रहा है वो मैं बताऊंगा आपको, आप समझे, इसलिए मैं ऐसा कपड़ा पहन के आया हूं। और वहां महात्मा फूले ने दो बात कही थी, और उस पूरे चार्टर में जो रिप्रेजेंटेशन दिया था उसमें भी वही बात कही थी कि बैंकों को राष्ट्रीयकृत करिए, राष्ट्र अपनी जिम्मेदारी निभाए, राष्ट्र केंद्र में हो। शिक्षा को वो महत्वपूर्ण मान रहे थे, कह रहे थे कि सबकी गुलामी की मुक्ति तभी होगी जब शिक्षा राज्य देगी। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जब तक गुरुकुल था तुम्हारा, तब तक तो तुमने पढ़ने नहीं दिया, और जब पढ़ने का मौका मिला तब हम अपनी संस्कृति को समझ पाए। तो जो चिंता महात्मा फूले की थी उसे और व्यवस्थित तौर पर डॉक्टर अंबेडकर ने दर्ज किया है। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर जो चिंता उठा रहे थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, पूरे राष्ट्र की पूंजी जिस बैंकों में हो उसको स्टेट चलाएगा, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, रोजगारों का, बड़े रोजगारों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, और राष्ट्र की जिम्मेदारी हो कि वो ये तय करे कि केवल बड़े रोजगार या बड़े पूंजीपति के हाथ में पैसा संकेंद्रित न रहे, वो नीचे तक जाए, छोटे छोटे उद्योगपतियों तक जाए। रेलवे का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, तकनीकी का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, सूचना और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। वो पूरा दस्तावेज मैं आपको इशारे में बता रहा हूं, घर जाकर पढ़िएगा। ये जो विचार था डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा फूले का, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार का, ये सारे लोग राष्ट्रीयकरण के हिमायती थे। अब इसमें दो सूचनाएं और जोड़ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 1970-80 का दशक था, महामना रामस्वरूप वर्मा वित्त मंत्री बनाए गए थे, और उन्होंने जो बजट पेश किया था, आजकल बजट घाटे में है, उन्होंने फायदे का, मुनाफे का बजट पेश किया। उसमें कृषि पर जो बजट था वो ज्यादा बढ़ाया, शिक्षा पर बजट बढ़ाया, सिंचाई पर बढ़ाया, रोजगार पर बढ़ाया, फिर भी मुनाफे में रहा। जब जब इस देश के सामाजिक न्याय के मूल निवासियों को मौका मिला, उन्होंने सब कुछ मुनाफे का दिया, और जिन्होंने इस देश को सदियों से लूटा है, उनको जब मौका मिला तो जो बचा खोचा था उसे भी बर्बाद कर दिया। ये मुश्किल है हमारे सामने। और आखिरी तथ्य उसमें जोड़ता हूं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने बिहार का लेनिन कहते थे, डॉक्टर अंबेडकर भी एक बात कहते थे कि वामपंथ विचार बड़ा अच्छा है, लेकिन भारत के वामपंथी बड़े खतरनाक हैं, जिसके लिए मान्यवर कांशीराम ने कहा हरे घास के हरे सांप हैं। वो इसलिए क्योंकि वो जाति से ऊपर उठ ही नहीं पाए। वो आज भी विश्वविद्यालयों में बैठकर एनएफएस कर रहे हैं। आपने सुना होगा, इलाहाबाद का एक विश्वविद्यालय है, वो ओबीसी की सीटों को कह रहा नॉट फाउंड सुटेबल। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जिसमें तमाम प्रगतिशील लोग बैठे हुए, 30 नंबर के वाइबा में दलित, पिछड़े और आदिवासी को 1 नंबर दे रहे हैं। ये लोग जाति से उठ ही नहीं पाए। तो इस तरह से जो चिंता थी, उस चिंता को समेटने के विचार का नाम है सामाजिक न्याय। तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और रामस्वरूप वर्मा ने मिलकर एक संगठन बनाया था 1968 में। उस संगठन का नाम था शोषित समाज दल। उसी शोषित समाज दल का नारा जो अर्जक संघ, त्रिवेणी संघ से मिलकर निकला था कि मनुवाद की क्या पहचान, ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, और मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं,
जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। आज इस देश में 1% जमीनें भी दलितों के पास नहीं है। किसान आंदोलन हो गया, आपने जिक्र किया है, जब जब ऐसी चीजें होंगी हम इस तरह के आंदोलनों के साथ खड़े होंगे। लेकिन एक सवाल भी तो पूछेंगे कि इस जमीन पर मालिकाना हक किसका है, और उस जमीन को भी अब निजीकरण के हाथों बेच रहे थे। तो उस शोषित समाज दल के नारों में एक नारा बुलंदी से शामिल था, वो पेरियार ललई सिंह यादव का था। बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, विषहीन सदा तड़पाए गए। यह विचार था हमारा। और उन लोगों ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था 1973 में, उसमें यही बात कही, बैंक, शिक्षा, लघु उद्योग, वृहद उद्योग, रेलवे, वित्तीय निगम और कृषि, इन सब को राष्ट्र केंद्र में रख करके अपनी योजनाएं बनाएगा। लेकिन 90 के बाद नौ उदारवादी नीतियां आई, उन्होंने ये तय कर दिया कि राष्ट्र अब नीति नहीं बनाएगा, अब इन सारी चीजों को प्राइवेट हाथों में धीरे धीरे भेजा जाएगा। और वो पॉलिसी आ गई LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब उसमें हुआ क्या, मैं आखिरी में पॉइंट ये बात बोल करके अपने नियत समय में अपनी बात रखूंगा कि उसमें हुआ ये कि जो लोग कमेरा जाति के लोग थे, चौधरी छोटू राम कहा करते थे, इस देश में 10% लुटेरे हैं और 90% कमेरे हैं। कमेरे मतलब जो हाथ से श्रम करके काम करते हैं, और उसी को रामस्वरूप वर्मा और जगदेव बाबू श्रमजीवी कहते थे। उसी को सबको मिलाकर मान्यवर काशीराम बहुजन कहते थे। उसी को मिला करके हम सब कहते हैं यह जंग आज भी 90% कमेरों और 10% लुटेरों के बीच है। अब वो जो 10% लुटेरे हैं ना, उन्हीं को पूरा 90% का हक बेचा जा रहा है। यही है निजीकरण, इतना ये निजीकरण। अगर 90% लोगों को 90% हक मिल जाए, वो है राष्ट्रीयकरण। मैं आसान भाषा में बता रहा हूं। तो 90 के बाद जब सब कुछ निजी हाथों में बेचा जाने लगा गया, तो उसमें सारी सरकारें दोषी हैं। उस समय जितने लोग कमेरा जाति के लोग थे जो हाथ से श्रम करते थे, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, मेहतर, जुलाहा, तमाम जातियां जो श्रम करती थीं, उनके हाथ से तो धंधे खत्म हो गए। अब मशीनें लाई गई और उसके बाद ये सारे लोग बेरोजगार हो गए। तो राष्ट्रीयकरण का सवाल रोजगार से भी जुड़ता है। अगर आप पूरे देश को बेच देंगे तो व्यापारी का गुलाम बन जाएगा। उसे सस्ता श्रम चाहिए, वो सस्ते श्रम में ज्यादा मुनाफा कमाएगा और मुनाफा कमा के बैंक से लोन लेकर के एक दिन विदेश भाग जाएगा, एक दिन विदेश भाग जाएगा यहां का पैसा लेकर के। यह है निजीकरण। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो बैंक था, LIC थी, रेलवे था, कृषि और वो तो बचा लिया किसानों ने थोड़ा बहुत। एक जो चीज जो सबसे खतरनाक जो प्राइवेटाइजेशन में बचाई नहीं जा रही है, निजीकरण में बचाई नहीं जा रही है, वो है शिक्षा। और वो शिक्षा के लिए उन्होंने एक नई योजना लागू की है, नई शिक्षा नीति। मैं चूंकि विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं तो इस बड़े मन से ये बात कहना चाहता हूं कि पूरे देश में ये बात जाए कि गुलामी केवल पेट की गुलामी नहीं थी, उन्होंने हमें मस्तिष्क से यानी सोचने समझने से गुलाम बनाने की साजिश रची। और हमारे पुरखों ने हमें यहां कहा, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, और एक अविद्या ने जाने कितने अत्याचार किए। इसलिए हमारे पुरखों की लड़ाई शिक्षा की थी। तो नई शिक्षा नीति में उन्होंने क्या किया, नई वर्ण व्यवस्था लागू कर दी। ग्रेड C का विश्वविद्यालय होगा जिसको राज्य पैसा देगा, लेकिन वो एकदम दोयम दर्जे का होगा। उसमें किसके घर के बच्चे पढ़ेंगे, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के। स्कूल जो बर्बाद हो गए, जो सरकारी स्कूल हैं, आज उनमें किसके घर के बच्चे, मिड डे मील के नाम पर जा रहे हैं बच्चे, और उसमें भी अगर एक दलित माँ अगर मिड डे मील का खाना बना रही है तो सवर्ण बच्चे कह रहे हैं कि हम नहीं खाएंगे उसके हाथ का खाना बना। आपने ऐसा ही राष्ट्र बनाया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर। लेकिन अच्छा यह हुआ कि जब अगले दिन एक सवर्ण महिला को खाना बनाने के लिए लगाया गया तो दलित बच्चों ने कहा हम सवर्ण महिला के हाथ का बना खाना नहीं खाएंगे। बदलाव तो यहां से आएगा, आप ही हर जगह थोड़े ही ऊपर रहोगे। एक शेर है कि मैं अपने खौफ की हद पर खड़ा हूं। अंतिम है मेरी इम्तिहान की परीक्षा कि मैं अपने खौफ की हद पर खड़ा हूं, अब इसके आगे इम्तिहान तुम्हारा होगा।
हम तो बर्दाश्त कर चुके, हमने जितना सहना था सह लिया, अब तो सहने का वक्त नहीं है, लड़ने का वक्त है। तो नई शिक्षा नीति जिसमें ग्रेडेड इनइक्वालिटी, आपके हाथ से स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय बेच दिए जाएंगे और प्राइवेट हाथों में शिक्षा बिक जाएगी। तो अंबानी और अडानी के जैसे किसान समझ गए ना, उन्होंने तो अपनी खेती बचा ली। लेकिन अगर इस देश में 90 के बाद तो पहली बार बहुजन पहुंचे। मैंने एक आरटीआई लगाई थी 1 जनवरी 2020 को, उसके आंकड़े आए और उस आंकड़े को मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं। 98% प्रोफेसर जो ओबीसी की पोस्ट थी वो खाली पड़ी है। 95% शेड्यूल्ड ट्राइब यानी आदिवासी की पोस्ट खाली पड़ी है प्रोफेसर की देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, और 93.6% पोस्ट शेड्यूल्ड कास्ट यानी दलितों की खाली पड़ी हुई है। आप हिंदू बना रहे थे और हम चाह रहे थे प्रोफेसर बनना, तो ये कैसा देश बनाए जिसमें आपने हमें प्रोफेसर नहीं बनाया? ये सवाल है हमारा। और जैसे ही हमारे लोग पहुंचना शुरू हुए प्रोफेसर बनने के लिए, आप पूरी शिक्षा को निजी हाथों में बेच रहे हैं। नई शिक्षा नीति आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा रोजगार दोनों के मौकों को छीन करके वापस वो इसी मनुस्मृति को लागू करना चाह रही थी, जिसको हमारे पुरखे आज से 100 साल पहले आज ही के दिन जला गए थे। ये हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा है। तो मैं आखिर में केवल यह बात अपील करके जा रहा हूं कि निजीकरण का एकमात्र जवाब मंडल कमीशन की रिपोर्ट में भी दिया है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब बनी तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट है जिसको अगर आप बामसेफ की वैचारिकी के साथ जोड़कर देखेंगे तो एक मुकम्मल रिपोर्ट है। बामसेफ सबकी 85% 90% वंचित शोषितों की आवाज का मंच है। यहां वैचारिक लोग बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं। मैं तो अभी सीख रहा हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर इस देश को बचाने वाली कुछ एक संगठनों का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा तो उनमें आपके संगठन का नाम शामिल रहेगा। इसलिए मैं यहां कह रहा हूं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट वो कहती है कि इस देश में कोई भी प्राइवेट पूंजी नहीं होती। एक निजी कंपनी खड़ा करने के लिए स्टेट क्या होता है, लीज पर जमीन देता है, कम रेट में उसको जमीन दे दिया, बिजली दी, पानी दिया, सड़क बनवा दिया और सारा उसका फायदा उस स्टेट से लेता है वो। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है अगर किसी भी सेक्टर में 1 रुपया भी स्टेट का है तो वो प्राइवेट कैपिटल नहीं बची, वो निजी कुछ है ही नहीं। और इस देश में कहा जा रहा है कि निजीकरण हो रहा है। इस देश में अंबानी अडानी क्या अपने बाप दादा के घर से लेके आए थे पैसा? वो सब इन कमेरा लोगों का पैसा है जो लूट करके उन लुटेरों के हाथ में दिया जा रहा है। यही है निजीकरण। इसलिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि इस देश के हर एक सेक्टर में जितना 85% 90% बहुजन आवाम है उसको 90% आरक्षण दे दो, निजीकरण रुक न जाए तो कहिएगा। निजीकरण रुक जाएगा उसी दिन जिस दिन आप अपना हक मांगने लगेंगे। तो ये जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो कह रही थी प्रमोशन में रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन और प्राइवेटाइजेशन को रोकने की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि आज जिस दौर में सब कुछ बेचा जा रहा है, कोविड काल में आपने देखा ना कि कह रहे हैं सरकारी चीजें बर्बाद हैं, उसमें काम नहीं हो रहा है। उन्होंने मास्टरों तक को बदनाम कर दिया। मेरे अपने इसी साउथ इंडिया के रहने वाले हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैनी बाबू, भीमा कोरेगांव के मामले में उनको साजिशकर्ता बना करके जेल में रखा गया है। मैं यहां से कह रहा हूं कि इस देश को बर्बाद करने वालों को डर है, जो भीमा कोरेगांव की सेलिब्रेट करते हैं उनसे डर है, और जो खुलेआम हत्या करने और नरसंहार करने का बात कह रहे हैं उनसे डर इस देश को नहीं है। इस देश में शिक्षक प्रोफेसर जेल में हैं, और इसलिए जेल में हैं क्योंकि लोग आपके पूंजी को निजी हाथों में बेच रहे हैं। और उसमें ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स क्या बता रहा है कि जो कैपिटल है ना, अर्थव्यवस्था डूबेगी अगर अर्थव्यवस्था का सारा पैसा कुछ लोगों तक संकेंद्रित हो जाएगा, पैसा रोटेट होकर नीचे नहीं जाएगा तो पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद होना तय है, और इसलिए वो डेमोक्रेसी को भी बर्बाद करेंगे। इसीलिए पूरा देश कोविड के पहले ही बर्बाद अर्थव्यवस्था का देश था। जैसे हमारे लोग तुमसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मांगने लगे, तुम कह रहे हो इकोनॉमिक कोलैप्स हो रही है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो अंत में जब तुमने ये विमर्श खड़ा किया कि सरकारी चीजें काम नहीं करती हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो मेरा सवाल है कि कोविड में सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद थे तो केवल सरकारी हॉस्पिटल से क्यों इलाज हो रहा था? अगर सारे सरकारी संस्थान बर्बाद हैं तो सरकारी हॉस्पिटल से क्यों तुमने जानें बचाई?
आज देश भर में दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया, एएमयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, वर्धा विश्वविद्यालय से ऊपर कोई देश का प्राइवेट विश्वविद्यालय है क्या? आज भी सरकारी विश्वविद्यालय सबसे आगे, सरकारी हॉस्पिटल सबसे आगे, सरकारी रोजगार सबसे आगे। तुम कह रहे हो कि देश में निजीकरण जरूरी है क्योंकि सरकारी चीजें अब प्रोडक्टिव नहीं रही। एक कविता लिखी है किसी ने, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। आज ये विषय जो आपने चुना है, ये बेचने के दौर में बचाने की लड़ाई लड़ने वाला विषय है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने चुनाव में भाषण दिया था। अच्छा सोचिए एक बात कि ये जब तक गुजरात का मुख्यमंत्री ये शख्स रहा, उसने कभी अपनी जाति नहीं बताई। जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना हुआ तो कहे मैं पिछड़ी जाति का बेटा हूं। भाई जाति तो खत्म हो गई थी, तो जाति जनगणना करा दो। आप कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हो तो उनकी जातियां बता रहे हो कि 27 ओबीसी बना दिया, 12 दलित बता दिया, तो जाति जनगणना कराओ। और जाति जनगणना कराने के बाद एक तथ्य सामने आएगा कि इस देश में 1% लोगों के पास 73% लोगों का पूंजी जमा है। इसलिए ये निजीकरण उस पूंजी को अपने दोस्तों को बेचने की बात कर रहे हैं। इसीलिए उसने नारा दिया था कि वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब सब कुछ बेच दिया है। चाय बेचते हुए उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश बेचते हुए तो देख रहे हैं आपने। अब झूठ का व्यापार है। इसलिए मैं इस बड़े वैचारिक मंच से एक अपील करके जा रहा हूं। मैं आपके इस वैचारिकी में शामिल होकर के अपील कर रहा हूं कि अगर महात्मा फूले ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, क्योंकि राज्य समाजवाद की बात है, ऐसे ऐसे नमूने इन्होंने पैदा किए कि एक व्यक्ति संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल दे रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में से समाजवाद शब्द को हटा दीजिए। आपने सुना होगा, समाजवाद शब्द को हटा रहे हैं और बामसेव अपने अधिवेशन में कह रहा है कि राज्य समाजवाद लाना होगा तभी ये देश बचेगा। यह है वैचारिक लड़ाई। राज्य समाजवाद का मतलब क्या है? समता, संपन्नता और सह अस्तित्व समाजवाद का नाम है। अपने जीवन के अंतिम काल में 1948 में एक अधिवेशन होता है लखनऊ में, बैकवर्ड क्लासेस लीग, डिप्रेस्ड क्लासेस लीग का। उसकी अध्यक्षता करने के लिए बुलाया जाता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 1952 में एक अधिवेशन होता है डिप्रेस्ड क्लासेस लीग का, एससी एसटी ओबीसी तीनों मिलकर के ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार को अध्यक्षता के लिए बुलाते हैं। और 1956 के आसपास डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर मिलकर एक राष्ट्र बनाना चाह रहे थे। मुझे लगता है कि वो जो अधूरा ख्वाब है जल जंगल जमीन की हिस्सेदारी का, वह ख्वाब यहां पर जरूर मौजूद होना चाहिए। जो समाजवादी विचार ने नारा लगाया था कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, उसे बहुजन नायकों ने आगे बढ़ाकर कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यही लड़ाई राष्ट्रीयकरण और निजीकरण की लड़ाई है। इस देश के 90% वकील, 90% प्रोफेसर, 90% जज, 90% ब्यूरोक्रेट और 90% उद्योगपति जब तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पसमानदा जाति के नहीं होंगे तब तक यह देश कभी मुकम्मल देश नहीं होगा। इसलिए निजीकरण करना राष्ट्र विरोधी है। जो देश को बेच रहे हैं, जो सब कुछ को बेचना चाह रहे हैं, वो दरअसल एंटी नेशनल लोग हैं। उन्होंने खुद कभी एक ऐसा बेटा, कभी आपने बेटा बेटी देखा है जिसने खुद अपने जीवन में कुछ कमाया ना हो और बाप की पूंजी उड़ाते रहे? इस देश में पूंजी बनाने वाले लोग तथागत बुद्ध से लेकर के मान्यवर कांशीराम तक थे। उन्होंने पूंजी बनाई है, उनके श्रम से ये देश बना है। और आप उसे, जब उनके बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मांग रहे हैं तो उसे आप निजी हितों में बेच रहे हैं। इस मंच से ये अपील करके मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा कि अगर आने वाली पीढ़ियां ये सवाल करेंगी कि हमारी शिक्षा तुम्हारे सामने नई शिक्षा नीति के नाम पर निजी हाथों में, अंबानी अडानी के हाथों में बेची जा रही थी। खुला तो है दिल्ली के बगल में एमआईटी यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उनमें देखिए एक भी दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग नहीं मिलेंगे। ये ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां मनुस्मृति लागू हो जाए, आपके बच्चे पढ़े ना, उनको शिक्षा ना मिले, उनको अब ऑनलाइन टीचिंग ले आ रहे हैं। ऑनलाइन टीचिंग में कौन पढ़ेगा? मैं अपनी क्लास में बता रहा हूं 50 बच्चे पढ़ते हैं और आज 25 बच्चे क्लास अटेंड करते हैं
और जो 25 क्लास नहीं आ रहे उनमें 90% दलित पिछड़े आदिवासी बच्चे हैं। वो पहले शिक्षा से दूर हो गए और इसलिए आप शिक्षा को बेच रहे हो। इसलिए मैं आपसे अपील करके जा रहा हूं, आज की लड़ाई, हमारे दौर की लड़ाई जाति जनगणना के साथ निजीकरण के खिलाफ सबसे बुलंदी से लड़ी जानी चाहिए, पूरे देश में लड़ी जानी चाहिए, तभी हम आने वाली पीढ़ियों का वक्त बचा पाएंगे। और बामसेब तो एक बड़ा संगठन है। आपने मुझे आमंत्रित किया, एक किस्सा सुना करके बस विदा लूंगा कि जंगल में आग लगी तो तमाम पक्षी भाग रहे थे, एक चिड़िया अपनी चोंच से उस आग पर पानी डाल रही थी, पक्षी उड़ नहीं रहे थे, तो एक कविता लिखी कि आग लगी इस वृक्ष को जलने लागे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। उन पक्षियों ने जवाब दिया था, वही बहुजन वैचारिकी के नौजवानों का जवाब होगा कि फल खाएं इस वृक्ष का और गंदे कीन्हे पात, तो हमारा धर्म यही है जलें इसी के साथ। हमारा वतन है ये, और ये हमारा वतन निजी हाथों में, चंद पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है। तो वो जो चिड़िया आग पर पानी डाल रही थी, जंगल के जानवर उससे हंस रहे थे, पूछ रहे थे तुम्हारे इस थोड़े से पानी डालने से क्या फर्क पड़ेगा। उस चिड़िया ने जो जवाब दिया था, मुझे लगता है बामसेब तो बड़ा संगठन है, ये तो पूरे देश में क्रांति कर सकता है और कर रहा है। लेकिन उस चिड़िया ने जो जवाब दिया वही हमारा जवाब है कि मुझे पता है कि मेरी चोंच के एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा कि जब सांप्रदायिकता के नाम पर नफरत के भाषण दिए जा रहे थे, जब देश को निजी हाथों में बेचा जा रहा था, जब जाति जनगणना नहीं कराने के लिए झूठ बोला जा रहा था, जब कोरोना में लाशें तैर रही थी, जब इस देश में जातिवाद करके तमाम तरह से इस देश के सत्ता, संसाधन और हिस्सेदारी को अवैध कब्जा किया जा रहा था, ऐसी जंगल की आग में जब उसका इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। वो बामसेब का मंच कर रहा है। आपने मुझे आमंत्रित किया। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय मूल निवासी। बहुत बहुत शुक्रिया।